Adab, you're watching Awaz the Voice, and I am Yasmin Khan. And in today's episode of Election Express, Awaz the Voice has traveled to Bandipora. And in today's episode, we'll talk with Sayyid Tajammul, who is the PDP's candidate from Bandipora. Thank you so much, Tajammul, for sparing your time for this interview. Thank you very much, Yasmin, for coming all the way from Srinagar to Bandipora. So, regarding this interview, I was kind of nervous because आप एक journalist रह चुके हैं, a very fine journalist. तो एक जर्नलिस्ट से सवाल कर रहा है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि बीइंग अ वेरी फाइन जर्नलिस्ट, बहुत टाइम के लिए आपने कश्मीर के लिए रिपोर्टिंग की है, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी रहे हैं, यू हैड स्टार्टेड योर ओन चैनल, इट वाज डूइंग रियली गुड. तो ये शिफ्ट क्यों आया कि यू स्विच्ड फ्रॉम जर्नलिज्म टू पॉलिटिक्स, व्हाई, एंड दैट टू विद पीडीपी? देखिए यास्मीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. जम्मू कश्मीर में जब हमने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का ये बैनर देखा तो एक वक्त में हमारे पास जर्नलिज्म में जो अक़दार हमारे थे, जो अहदाफ थे, जो असूल हमारे थे, वो किसी वक्त तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ख़त्म कर दिए थे यहाँ. और मुझे याद आ रहा है कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, फादर साहब वगैरह बताते थे कि ये तो उस कदर गांधर बल आसा, ये तो तिम नफ़र आसा इमजान अजान अखबार की इशात पर पाबंदी हुआ करती थी. और वो एक अखबार ही नहीं था, बल्कि जम्मू कश्मीर के दुनिया भर के लोगों के लिए ज़िंदगी का लाहिमल कैसे तय करना है, आपको किस डिस्टेंस मोड में अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, वो एक टॉर्च बेयरर था. और उसको भी जब आहिस्ता आहिस्ता जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी मुफ्ती साहब ने जब सब कुछ दाव पे लगा दिया और नई दिल्ली की वो बड़ी ऊंची कुर्सी वज़ीर दाखिला की वहाँ से शिफ्ट करके जम्मू कश्मीर आए, तो एक जर्नलिस्ट क्यों नहीं पीडीपी में आ सकता है. और जिस पार्टी के कायद ऐसे हों जहाँ आपको किसी भी जगह शक इबहाम की कोई गुंजाइश नहीं है, करप्शन की, कैरेक्टर की, किसी चीज़ की. या आज भी देखें कि मुफ्ती साहब की बेटी और पहली खातून वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती के पास अपना घर थोड़ी है, अपनी गाड़ी थोड़ी है. इल्तिजा मुफ्ती के पास गाड़ियों का काफिला थोड़ी है, फॉर्चून से लेकर रेंज रोवर तक, वो थोड़ी ना इनमें ट्रैवल करती है. वो गाड़ियाँ किराए पे ली जाती हैं, शाम को उसको पैसे मिले तो ठीक है, नहीं तो अगले सुबह ऑटो रिक्शा पे भी कैंपेन चलाया जा सकता है. मुझे लगता है कि ये मेरे लिए एक न सिर्फ एक रोड मैप था मेरी ज़िंदगी का. जिस तरह से आपने कहा कि हमने रेडियो से स्टार्ट किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ मीडियम्स में आए, शहरबीर में आए, फिर रेडियो कश्मीर श्रीनगर के शोबे खबर में आए, और अच्छा मौका मिला मोहतरमा अंजहानी गुरजीत मलिक साहिबा के टाइम से, आहिस्ता आहिस्ता सैयद हुमायूं कैसर साहब के टाइम से, स्पोर्ट्स, और उसके बाद जर्नलिज्म का ये सफ़र जो है, मुझे लगा कि अगर बशात बुखारी साहब एक जर्नलिस्ट से एक मिनिस्टर बन सकते हैं, खादिम बन सकते हैं, निज़ामुद्दीन भट्ट साहब एक ईटीवी उर्दू का वो बैनर जो हैदराबाद में बड़ा छोटा हुआ करता था, अगर ये एमएलसी बन सकते हैं, मिनिस्टर बन सकते हैं, एमएलए बन सकते हैं, सोहेल बुखारी साहब बड़े बैनर से जब एक जर्नलिस्ट, एक चीफ स्पोक्स पर्सन, एडवाइजर टू महबूबा मुफ्ती बन सकते हैं, व्हाई नॉट तजम्मुल. और तजम्मुल में ये था कि मुझे बैक टू रूट्स, क्योंकि श्रीनगर में पला बड़ा और दिल्ली में लाइफ गुजारी, जम्मू लाइफ गुजारी, उसके बाद फिर वापस घर की याद आई. और मेरे दादा नाना जितने रिश्तेदार वगैरह, और सेकंड जनरेशन के, थर्ड जनरेशन के, मैं बड़ा मिस करता था इनको. फिर आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं ना कि आपकी नीयत अच्छी हो तो अल्लाह ताला रास्ता जो है वो तैयार करता है. मैंने सिर्फ शिफ्ट किया है, मैंने सिर्फ मूव किया है, बट आई एम नॉट सीज टू बी जर्नलिस्ट. जहां आपको पॉलिटिकल ओपिनियन की जरूरत हो, जिस तरह से आपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि आपका इंटरव्यू करना और आपके साथ ये लम्हात क्वेश्चन वगैरह करना, मैंने आदत बनवाई थी. जीएसटी, G20 और उससे पहले जो जितने भी स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप हुआ करता था, तो आप जैसे जर्नलिस्ट जो हैं बडिंग अपकमिंग, और वो आपको ग्रूम करने के लिए, आपके साथ चलने के लिए, मैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट और पॉलिटिकल कमेंटेटर्स आपके पास आता रहा. और नेशनल चैनल में इतना मिला एक्सपोजर, जहां रीजनल लोकल में जो एक्सपोजर मिला उससे शायद दुनियादारी आपकी जिंदा रही. लेकिन जो नेशनल चैनल में जब आप गए तो आपको सिक्योरिटी सिचुएशन को कितने प्रिज्म से, गडूल को आप यहाँ से कैसे कवर करेंगे, भद्रवाह की सिचुएशन को आप यहाँ से कैसे कवर करेंगे, मुझे लगता है ये सारी चीजें जब मुझे मुकम्मल तौर पर अपने साथ मिली, तो उसके बाद एक वक्त आया. और जिस तरह से पीटीपी सुप्रीमो ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे रिश्ते बड़े नज़दीकी हैं, घरेलू हैं, और जब मेरी सेहत की खराबी बीच में रही, कुछ दिनों अल्लाह ने और इम्तिहान से गुजारा, तो फर्स्ट जब महबूबा मुफ्ती साहिबा घर आई, और जब मैं थिएटर से बाहर आया, जब मेरा एंजियोग्राफी हुआ, जब मैं बाहर आया तो इल्तिजा मुफ्ती साहिबा वहां वेट करती. व्हाट एल्स यू वांट फ्रॉम अ फैमिली जिसका पोटेंशियल रिसोर्स इतना पॉलिटिकल, इतना स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लोगों के साथ हो. जहां महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना है, यूटी में थोड़ी इलेक्शन लड़े जाते हैं, स्टेट में इलेक्शन लड़ेंगे, हमारे अपने एम्पावर, हमारे अपने इख्तियार अपने पास हों,
सो ये सारा कुछ मुतासिर करने के लिए काफी था, लेकिन इलेक्टोरल प्रोसेस में आने के लिए शायद आपके सवालात अगले जो होंगे उसमें क्या माहौल मिला। अगर लोगों ने साथ दिया तो बांडीपोरा तो क्या बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत करेंगे, मुल्क की खिदमत करेंगे। लेकिन अगर मौका नहीं मिला, दिस विल बी जस्ट अ बिगनिंग कि आप दूसरे रास्ते पे जा रहे हैं। जी, तो अभी आर्टिकल 370 के मुद्दे पे कई सारी पार्टीज जो है इलेक्शन लड़ रही है, बट अमित शाह एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी लगातार ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर क्या इंडिया की कोई भी फोर्स रेस्टोर नहीं कर सकती। अब ऐसे में जम्मू कश्मीर की जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज है उनका एक एजेंडा है कि जम्मू कश्मीर से बीजेपी को दूर रखना है। तो इसके लिए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ अलायंस किया और उनसे पूछा गया कि आपने पीडीपी के साथ अलायंस क्यों नहीं गया, उस पे उमर उल्लाह ने कहा कि पीडीपी को हमने अप्रोच किया था बट उन्हें सिंपली डिनाई कर दिया। क्या रीजन था कि आपने अलायंस नहीं किया एनसी के साथ? देखिए, आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के बाद अगर आप ये समझ रहे हैं कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सरेंडर करेगी, हम सरेंडर पॉलिसी को रिहेबिलिटेट नहीं कर सकते हैं। हम मांगना जानते हैं, हमें लेना आता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की वाहिद पार्टी है जिन्होंने जम्मू कश्मीर में किलानी साहब के घर तक पार्लियामेंट डेलीगेशन पहुंचाया। मुझे एक तंजीम दिखाओ जिन्होंने जम्मू कश्मीर में ऐसी पहल की हो। हमारा हरीफ, हमारा दोस्त और हमारा पॉलिटिकल राइवल नेशनल कॉन्फ्रेंस है। हमारा कंपटीशन किसी भी टाइम से बी पार्टी के साथ नहीं हो सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब जो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए 370 आर्टिकल के एब्रोगेशन के बाद जिस शिद्दत के साथ, जिस इख्तियारात के साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर और इल्तिजा मुफ्ती वहीदुर रहमान परा और बाकी लीडरान ने जिस अंदाजे से इस जंग को जारी रखा, सियासी जंग को, मुझे लगता है कि हम किसी हद तक लोगों के जो मसाइल थे, लोगों के जो इश्यूज थे, वो किसी हद तक दिल्ली तक लेके आ पाए। और उसके बाद जब आप जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस अलायंस की बात करते हैं, ये थोड़ी ना अलायंस है, अब ये कंपनी का नाम हो जाएगा, ये रिलायंस है, जहां पे आपको 10 लगाने 20 लाने हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस हैज ऑलवेज ट्रीटेड कांग्रेस पार्टी एज इट इज बी कंपोनेंट। इट हैज नेवर बिकम नंबर 1 टीम इन जम्मू कश्मीर। कांग्रेस पार्टी मुफ्ती साहब के वक्त से, प्रेसिडेंटशिप के बाद गुलाम रसूल कार साहब से, पीरजादा सईद साहब से, गुलाम अहमद मीर साहब से, वकार रसूल बानिहाली से, अब तारिक हमीद करा साहब ने, आपने बी टीम बना के रखा कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि वजह यह थी कि हम 5 के 5 साल, पहले तो 6 साल हुआ करते थे, 5 साल हम हुकूमत साजी करेंगे और बाद में बची सोशल वेलफेयर और एसआरटीसी की मिनिस्ट्री वो कांग्रेस को दे देते हैं। और पीडीपी के साथ आपको अलायंस करने के लिए एजेंडा ऑफ अलायंस पहले बनना था। It was not an ordinary call for PDP to have an alliance with Congress Party or with National Conference. उनको भी एजेंडा ऑफ अलायंस बनना था, जिसमें हम ये कहते कि एजेंडा ऑफ अलायंस कल कम नहीं करेगी, कल सरेंडर नहीं करेगी। हमारे जो वाटर रिसोर्सेस हैं, हमारे जो बिजली प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे जो इंटरनल ऑटोनॉमी है, हमारे जो मसाइल उनको हमें हवाले कर दो वापस, हम जाने कैसे काम चलाना जानते हैं। लेकिन पीडीपी के लिए जिस तरह से उमर साहब ने पार्लियामेंट इलेक्शन में रिपोर्ट कार्ड जैसे बच्चे का जारी किया जाता है, यह है A1, यह है A+, इस बच्चे को और ज्यादा इंप्रूव करनी है उर्दू अंग्रेजी में। इसका मैथमेटिक्स थोड़ा कमजोर है, इसका साइंस ज्योग्राफी में कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा। PDP has not won a single seat from parliament, so we are not going for the seat sharing. This was the saying of Umar Abdullah. लेकिन जब असेंबली में इसका कंपैरिजन यास्मीन जी आप करते हैं, हमारे पास 28 सीटें थी, श्रीनगर में मेरे पास 5 सीटें थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस का 30 सीटें, तो करें ना बंटवारा आ जाके। जब पार्लियामेंट ऑफ ऑल थ्रू 3-0 जा रहे हैं, ठीक है, नहीं जीत पाए, हालात कैसे बनाए गए वो अलग बात है। 28 सीटों में से 15 सीटों में नेशनल कॉन्फ्रेंस को कितना शेयर मिलना था? 12 सीटों का। डीडीसी चुनाव में नजीर अहमद खान साहब, ही वाज द डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑफ बडगाम, उसको सीट नहीं दिया गया। उमर अब्दुल्ला ने उस वक्त कहा कि डिस्ट्रिक्ट बडगाम में उमर अब्दुल्ला साहब ने ब्यूरो में इलेक्शन लड़ना है। गॉड नोज बेटर, लास्ट में वो बडगाम चले गए, वहां नहीं चले गए, वहां शायद जमीन बंजर हुई थी, शायद फसल नहीं उग सकती थी। लेकिन ये जो शराइत रखे गए थे ये अनकंडीशनल थे। देखिए, पीडीपी एक तहरीक का नाम है, ये कहने की बात नहीं है। तहरीक होती तो मैं शायद ना लाखों रुपया नौकरी छोड़कर नेशनल मीडिया का बैनर लोगों के पास वोट मांगने के लिए जाता, एक के घर जाके। ये तहरीक में शामिल होने के लिए आपको घर से कुर्बानियां देनी पड़ेगी, आपको घर से चीजें ला ला कर वर्कर को देनी पड़ेगी, आपके घर के दरवाजे 24 घंटे खुले रहने चाहिए। इसलिए पीडीपी का स्टैंड क्लियर और क्रिस्टल था शुरू से कि हम 370 का, जिस तरह से मुफ्ती साहब बार बार असेंबली में कहते थे, मैंने असेंबली को कवर कर करके आया, वो कहते थे
पार्लियामेंट का कानून डायरेक्ट जम्मू कश्मीर पास थोड़ी होगा। सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कानून डायरेक्ट थोड़ी जम्मू कश्मीर में लागू होगा। यहाँ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है और असेंबली के हर दरवाजे से, चाहे जीएसटी हो, चाहे कोई भी कानून आपने लाना हो, वो पास होकर रहेगा जब तक असेंबली मानेगी। मुझे यकीन है कि जम्मू कश्मीर में देर आयत दुरुस्त आयत कि एक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 87 में जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत धोखा दिया। आज थोड़ी कश्मीर यूनिवर्सिटी का वो स्टूडेंट जो पॉलिटिकल साइंस में टॉपर था, उस इलाके का रहने वाला था, आज वो थोड़ी कब्र में होता। आज वो इस वक्त वाइस चांसलर कश्मीर यूनिवर्सिटी होता, रजिस्ट्रार कश्मीर यूनिवर्सिटी इस्लामिक यूनिवर्सिटी होता, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में इस वक्त प्रोफेसर होता। वो थोड़ी कब्रों में होते। दिस वाज ऑल बिकॉज द कंपल्सन ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसने जम्मू कश्मीर के लोगों को कब्रों पर सोने के लिए अनकंडीशनल अनवारंटेड डेथ को एक्सेप्ट किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2014 में एक कोशिश की कि अनकंडीशनल सपोर्ट पीडीपी को करेंगे। वो बड़ी साजिश थी, वो गहरी साजिश थी। वो आपने असेंबली में कमजोर हुकूमत लानी थी ताकि मुफ्ती मोहम्मद सईद का जो पॉलिटिकल स्टेमिना है उसको खत्म करना था। पॉलिटिकल स्टेमिना में मसरत आलम भट्ट शाम को घर पहुंचे। पॉलिटिकल स्टेमिना में 11,500 स्टोन पेल्टर्स को माफी मिली। आजकल वो मिडिल ईस्ट में नौकरियां करते हैं। आजकल वो किसी प्राइवेट कंपनी इदारों में काम करते हैं। बीटेक, एमटेक, एमबीए करके लड़के आजकल नौकरी करते हैं। पॉलिटिकल स्टेमिना में यह था कि जमात इस्लामी का जलसा यहां हो, मुफ्ती साहब का जो कारवां है वो यहां जलसा करें। आप अपनी ओपिनियन रखें, मैं अपनी ओपिनियन रखूं। मैं इस ओपिनियन में नहीं हूं कि कोई शख्स जो है वो मारा जाएगा या पत्थर मारेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में जब पीडीपी ने ऐसे दरवाजे खोले, अनजानी दनीश्वर शर्मा वो क्या करने आए थे जम्मू कश्मीर? कामी वक्त के बाद वो चल बसे। वो क्या करने आए थे? वो आए थे यहां पर कि स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत की जाए। महबूबा मुफ्ती होम मिनिस्टर थी, चीफ मिनिस्टर थी, फिर भी इंटरलोक्यूटर आया यहां पर। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस हुकूमत, अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की फांसी के अलावा उनके पास कोई उपलब्धि है हमारे पास जो गिनाई जा सकती है? इन्होंने जी जम्मू कश्मीर में ये पॉलिटिकल इश्यूज हमारे हल किए हैं। मुझे लगता है कि प्रीपोल अलायंस ना सही, लेकिन इसके बाद जब घूम फिर के आएंगे ना, ये वही महबूबा मुफ्ती है जिसने बीजेपी को, जिसको कंट्री का मैंडेट था, 3 महीने तक वेट करवाया। मुफ्ती साहब ही थे जिन्होंने वेट करवाया एजेंडा ऑफ अलायंस। और जो लोग यास्मीन जी ये कहते हैं कि आपने, पीटीपी ने दरवाजा दिखाया। अभी कन्हैया कुमार आए थे, वो कह रहे थे मुखबिर ने यहां दरवाजा खोला और कुछ लोग यहां घुस गए। अरे मुखबिर कौन है? पार्टी कौन सी है? बीजेपी को मैंडेट था जम्मू का 25 सीटों का, पीडीपी को मैंडेट था राजौरी पुणे जोड़कर जम्मू कश्मीर का 28 सीटों का। हुकूमत किसकी बन सकती थी? हुकूमत अब एजेंडा ऑफ अलायंस में बनी थी, लेकिन उससे पहले वाजपेयी जी के टाइम में, बीजेपी के टाइम में जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डिप्टी बने। वो सिर्फ इसलिए था मिडिल ईस्ट में जो अरब ममालिक में हमारे दोस्त हैं वहां उनको दिखाना था बीजेपी का मिनिस्टर मुसलमान है, इसलिए आप मुसलमानों को वोट दे दीजिएगा। क्या वो 5 साल 6 साल तक हुकूमत करने के बाद उन्होंने बीजेपी को यहां नहीं लाया? क्या जिस वक्त मुराद देसाई जी डाउन टाउन पहुंचे थे, सबज दस्तारस नबी शिरोजी पाकिस्तान गाजिया, हु वाज दैट पाकिस्तानी गाजी हु वाज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट? व्हाट वाज द केमिस्ट्री, इंटरनल केमिस्ट्री? वो क्या था यहां जम्मू कश्मीर में ला लाकर? अब जब एक कमसिन बच्ची का कुटवा में मामला खड़ा होता है, क्या महबूबा मुफ्ती ने चौधरी लाल सिंह और बाली भगत को सैक नहीं किया कैबिनेट से? क्या ये उपलब्धि नहीं थी? अब जम्मू कश्मीर में आपको एब्रोगेशन के बाद अगर 370 आर्टिकल को वापस लौटाने के लिए हमें रातें साल भी गुजारने पड़ेंगे, बिल्कुल अपने घरों के बाहर हम गुजारने के लिए तैयार हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी जो कंट्री के साथ है वो इन चीजों के साथ थी। अगर 70 साल के बाद आप रोल बैक करते हैं और वक्त लग जाएगा, जिस तरह से पीडीपी सुप्रीमो कहती है और भी 70 साल लगेंगे, लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला इस पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी को जम्मू कश्मीर के लोगों के हवाले करेंगे। और आखिरी जनरेशन जब नेक्स्ट के नेक्स्ट आ जाएगी, वो कहेगी कि उस वक्त वो लीडर कहां थे? ये तो एब्रोगेशन पार्लियामेंट के ट्रेजरी ब्रांच ने किया था। आपके पास 6 थे, तीनों जो लीडर थे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे। और उस वक्त जिस तरह से आज कई जगहों पर आप आजकल वो क्या नाम है विंटर्स में कुछ ऐसे स्नो स्कल्पचर्स देखते हैं लोगों के, शायद वैसे भी देखने मिलेंगे। उस वक्त कौन कौन था पार्लियामेंट में? हु वाज रिप्रेजेंटिंग हु वाज फ्रॉम विच पार्टी? जो ये बंदा चला गया पार्लियामेंट में, इसने क्या किया उस वक्त? मुझे यकीन है नेशनल कॉन्फ्रेंस गलतियों से सबक सीखे, जो उन्होंने 87 में गलतियां की। बंदूक, मैंने कहा कि वो शख्स जो यहां रहता था, जिस इलाके में हम इंटरव्यू दे रहे हैं, ये चतरनार, आरमपोरा, केबला, मोहतरम सोफी बुजुर्ग, कौसर अफगानी साहब का इलाका है।
जो ऑल द वे मिडिल ईस्ट से यहाँ आए थे, और इनका जो है जियारतगाह यहाँ नजदीक में है। अहम शरीफ मखदूम साहब की जियारत मेरे पास में, विरसे में मुझे यहाँ ये चीजें मिली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस देर आए दुरुस्त आयत के मिसदाक 8 अक्टूबर के बाद अगर गलती से भी जम्मू कश्मीर के लोगों ने किसी मखसूस पार्टी को उनके गलत एजेंडे पे मोहर साबित की, नुकसान हमें उठाना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी पार्टी के साथ जाकर हमारा जो असल मौकफ है उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस की मैं बात करना चाह रही हूँ, बिकॉज ये जो एरिया है कांग्रेस के भी कैंडिडेट अभी यहाँ पे है। तो आपको कांग्रेस जिस तरह से एक नेशनल पार्टी है या एनसीपीडीपी तो रीजनल पार्टी है, आपको लगता है कांग्रेस जो यहाँ दावे कर रही है आर्टिकल पे, क्योंकि उन्होंने अभी तक किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं कहा है कि वो आर्टिकल को रेस्टोर करेंगे, वो बोल रहे स्टेटहुड की बात हो रही है, आर्टिकल की नहीं हो रही है। साथ ही साथ वो एक नेशनल पार्टी है, आपको लगता है वो कश्मीर के लिए कुछ सीट्स के लिए अपना नेशनल इंटरेस्ट लूज करेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है उसका हरीफ जो इस वक्त है वो सख्त मौकफ रखने वाली हिंदू जमात है, और इसलिए कांग्रेस में ऑटोमेटिकली हमें ऐसा लग रहा है कि शायद हम कांग्रेस को ही हमारे लिए कोई रास्ता खोलने वाली है। कांग्रेस ने एक रास्ता बनाने की कोशिश की थी जम्मू कश्मीर आते आते, और ये रास्ता ये था कि जब मुफ्ती साहब ने कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस की तो वर्किंग ग्रुप्स बने, यानी इट वाज मुफ्ती मोहम्मद सईद जो यहाँ रिसीविंग एंड से उनसे कुछ लेने की कोशिश कर रहा था। मुजफ्फराबाद कारवान अमन बस चलाई, पीस प्रोसेस, एलओसी ट्रेड शुरू किया। द इनिशिएटिव वाज फ्रॉम आवर साइड, इट वाज नॉट द इनिशिएटिव फ्रॉम कांग्रेस पार्टी। उनकी क्या मजबूरी है? कांग्रेस पार्टी को यूपी, कांग्रेस पार्टी को गोवा, महाराष्ट्र, बाकी जगह देखनी है, वहां का पॉलिटिकल डिस्कोर्स देखना है। वो थोड़ी ना यहाँ आकर जम्मू कश्मीर की सियासत करेंगे। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आपने कहा कि स्टेटहुड और आर्टिकल की वापसी, स्टेटहुड नेशनल कॉन्फ्रेंस मांग रहा है, स्टेटहुड कांग्रेस मांग रहा है। पीडीपी इज आस्किंग फॉर प्योर आर्टिकल 370 and 35A, इट शुड बी रेस्टोर्ड एंड रिटर्न बैक टू आवर पीपल। अगर आप दे रहे हैं, उसके लिए रास्ता क्या है? उसके लिए आपका रास्ता है हमारी जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली। आपका पीडीपी का कोई भी एमपी इस वक्त पार्लियामेंट में नहीं है, राज्यसभा में नहीं है, लोकसभा में नहीं है, और हुकूमत साजी जब आगे आएगी, हमारा ये जो आर्टिकल की वापसी है ये जम्मू कश्मीर असेंबली में चर्चा की जा सकती थी। मैंने एज जर्नलिस्ट आजाद साहब से पूछा था, उनकी बड़ी पुरजोश प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आहिस्ता आहिस्ता वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अब खत्म होने लगी हैं, और मैंने कहा था आजाद साहब ठीक है, पार्लियामेंट में आपके 6 ही मेंबर हैं, नहीं हो सकता आउट ऑफ 580। आप उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में आपको बहुत चीजें मद्देनजर रखनी है, हालांकि केस जो था वो अंडर ट्रायल था तब। मैंने कहा व्हाई डोंट वी आस्क पीपल वोट फॉर अस, वी विल ट्राई टू रेस्टोर इट थ्रू आवर जम्मू कश्मीर असेंबली। उसने जवाब नहीं दिया जम्मू कश्मीर की असेंबली में। लिहाजा मेरी एक बार फिर गुजारिश होगी तमाम लोगों से कि कांग्रेस पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस पार्टी कहती है कि अगर लाइट चली गई शमा जलाओ, शायद एक दूसरे का मुंह आप देख पाएंगे। हम कहते हैं वो लाइट कहां चली गई जो रोशन करके चली गई थी, यहां से जो बिजली का ग्रिड चल रहा था, सोलर ग्रिड चल रहा था, वो क्यों आप लोगों ने खत्म कर दिया? अब इसको टॉरिश से, आपके सेल फोन से आप एक दूसरे को कमरे में कोई वादा करना चाहते हैं, वो गलत है। कांग्रेस पार्टी नेशनल देखिए, कांग्रेस पार्टी करना भी चाहेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस थोड़ी करने देगी। आपका जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का 42 करोड़ का स्कैम कैसे खत्म हुआ? वो रातों रात कैसे खत्म हुआ? इंजीनियर साहब की घर वापसी कैसे रातों रात मुमकिन हो पाई? इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से अपनी पार्टी से निकलकर इंडिपेंडेंट कैसे हुए? कहीं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से अपनी पार्टी की मैच फिक्सिंग तो नहीं है? क्या आप यहां इस जलजले में शायद खुद को नहीं बचा पाएंगे? आप घरों से बाहर निकलकर लोगों को बोलो मैं मोहताज हूं, मैं जी उस पार्टी से भी निकाला गया हूं। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में अगर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के स्टैंड को, उनके मौक़िफ़ को मजबूत किया जाए और उसके साथ ताल्लुकात जो है और ज्यादा करीब किए जाए, नई दिल्ली को समझना चाहे कि ये पार्टी जो है ये जम्मू कश्मीर की आइन साज असेंबली की वापसी मांग रही है। जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो थी उसको खत्म करके अपने यूनियन टेरिटरी जेर इंतजाम इलाके की असेंबली तक महदूद कर दिया। ये आप ज्यादतियां कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि डाउनग्रेड करने के बजाय अपग्रेडेशन की जरूरत होती है, सॉफ्टवेयर हो या आपका स्टेट हो या आपका एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हो। मुझे लगता है कि पीडीपी मजबूत हो तो आर्टिकल 370 मजबूत है, महबूबा मुफ्ती साहिबा, इल्तिजा मुफ्ती साहिबा मजबूत हो तो आपको 35A मजबूत है। और आपके जो लोग आजकल दिल्ली चक्कर काट काट कर डिक्टेशन लाकर जम्मू कश्मीर आए हैं, खुदा की कसम आपकी नुमाइंदगी करने नहीं निकले हैं, वो अपनी नुमाइंदगी अपने इलाके में लोगों को गलत तरीके से कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की अपनी मजबूरियां हो सकती है, वो कोशिश भी करें तो शायद वो उनकी कोशिशें रंग नहीं ला सकती है। जी
अभी नॉर्थ कश्मीर में जो इंजीनियर रशीद की वेव है, काफी क्राउड वो पुल कर अभी वेव रहे है? हैं, देखा जा रहा है नॉर्थ कश्मीर में। ओके, तो उसको लेके क्या कमेंट रहेगा आपका? देखिए इंजीनियर साहब को मैं कवर कर चुका है असेंबलियों में, और जो लोग बंद कमरों में बैठकर उनके खिलाफ बयान देंगे वो गलत है, अबस है, झूठ है। मैं इंजीनियर साहब को बड़े करीब से देखा। इंजीनियर साहब की जाती शख्सियत बड़ी सादगी से है, इंतहाई मिलनसार है और नरम गुफ्तार है, लहजा उनका नरम है। लेकिन हालात के चलते जिस अंदाज से उनको तिहाड़ जेल के अंदर पहुंचाया गया, कल इंजीनियर था, कल परसों डॉक्टर हो सकता है, नर्सों कोई और हो सकता है। लेकिन इंजीनियर साहब के 5 और 5.5 साल, क्योंकि एक जर्नल से पूछा था आप 5 साल बांधते, उन्होंने कहा नहीं 5.5 साल, 6 महीने मेरे मत जाया करवाए। शेख साहब काफी वक्त तक जेल रहे, और जेल किस लिए रहे, तारीख अवराक और पन्ने पलटने के बाद आपको पता चलेगा वो जम्मू कश्मीर में चाहते क्या थे। जो आज के हुर्रियत का या बाकी तंजीमों का जो मौकफ है वो किसी वक्त में शेख साहब के पास था, और जब वो जेल से बाहर आए तो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी जो है चीफ मिनिस्टर की कुर्सी तक पहुंच गई। और उसके बाद जेल से बाहर निकलने के बाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कितने ही नाम बदल दिए गए। जो लोग पार्टियां बदलने का इल्जाम दूसरी पार्टी में लगाते हैं, काश उनसे पूछा जाता आपकी तंजीम तो पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, हाउ इज दैट इट हैज चेंज्ड फ्रॉम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस टू नेशनल कॉन्फ्रेंस। अब इंजीनियर साहब जब 5.5 साल जेल गुजार के आए, बाहर वापस आए, हमें लगा एक मुमताज सियासी शख्सियत जेल में, जिस तरह से वहीद परा साहब जब बाहर आए तो ऐसा लगा कि ये जेल में ही था, ये कहीं और नहीं था। जिस अंदाजे से उन्हें अपने लफ्जों का इस्तेमाल करना चाहिए था और इकट्ठा चलने का एक अमीर की हैसियत से रोल अदा करना चाहिए था, और जिस तरह से वो बाहर आए, जिस लबकुशाई के साथ उन्होंने लीडरान के लिए लफ्ज इस्तेमाल किए, इसमें शायद कंटेम्प भी हो सकता है। आप किसी के साथ बैठ के आप नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। और मुझे याद है कि श्रीनगर का हमारा एक कॉर्पोरेटर अभी बंद है, तज़किरा न करूं नाम लेकर, उनका भी इल्जाम था कि उसने किसी फीमेल जेंडर को उसको गलत तरीके से बुलाया था। अभी तो 8 महीने बेचारे को हो गया अंदर, गॉड नोज बेटर कि उसको घर आना चाहिए, कब आना चाहिए। इट वाज द यंगेस्ट कॉर्पोरेट फ्रॉम श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब इल्जाम यही था कि आपने लड़की के साथ नाशाइस्ता अनपार्लियामेंट लैंग्वेज इस्तेमाल की है। जब इंजीनियर साहब बाहर आए, लोगों को शौक था कि हम शायद दूर से अब दिखाएंगे, जिस तरह से सब्ज रुमाल देखी जाती थी, बाकी चीजें दिखाई जाती, शायद हम दूर से इंजीनियर साहब के दर्शन करने जाएंगे। जब वो बाहर आए, ताला खुल गया जुबान का, वो सीधा लगा कि जनाब आला, इसने ये 5.5 साल जो है तरबियत में नहीं बल्कि कयादत में गुजारे हैं। वो किसी एम्बिशन के लिए अंदर गए हुए थे, और उसके बाद जिस अंदाज से पहले बोलना ही नहीं चाहे, जब आपने बोला कि why should I tell my people that my son or my daughter will not be contest from Bani, why should I tell my people, don't they have their own choices। वो प्रेजेंटेशन और बर्नहाल और उसके बाद इंग्लैंड जाएंगे, उनको किस लिए हम इस वक्त स्कूलिंग कर रहे हैं, ताकि वो कल को क़यादत संभाले। अच्छा, रशीद साहब ने पहले ही कहा कि none of my family will join politics, this only engineer रशीद जो पॉलिटिक्स में आया है। अबरार साहब क्या कर रहे हैं आजकल, खुर्शीद साहब क्या कर रहे हैं आजकल, ये कोई गलत बात नहीं है। जामिन एंड जहीर आज कमिंग ऑल द वे विद उमर अब्दुल्ला, वो अभी मार्केट में जा रहे हैं। इल्तिजा इज ग्रोन अप इन अ वेरी टफ एंड ट्रेमेंडस एटमॉस्फेयर। वो कोई उधर से आके असेंबली में नहीं पहुंची है, वो मदर के जेल जाने के बाद, महबूब जी के जेल जाने के बाद उनके बदले कैंपेन करते रहे, ट्विटर हैंडल इस्तेमाल करती रही, और वो पीडीपी के उस सेंटिमेंट को वापस रिप्रेजेंट कर रही थी। इंजीनियर साहब का आपने कहा वेव है, मुझे लगता है कि इंजीनियर साहब का वेव पार्लियामेंट में बहुत ही अच्छा था। असेंबली में इस वेव को मैं कमजोर तरीके से देख रहा हूं, क्योंकि ये नहीं है कि मैं आजकल कॉन्टेस्ट कर रहा हूं इसलिए मुझे नहीं दिख रहा है। ये मेरा बांडीपोरा जो है इल्म अदब और आपका गहवारा है, यहाँ लोग आपकी मजबूरियों को समझ सकते हैं। यहाँ कोई भी आपको रास्ते मिलेगा, जब आप वहां से यहाँ आई तो रास्ते में जिनके साथ वाकफियत है उनसे सलाम दुआ, जिनसे वाकफियत नहीं उनको सलाम दुआ करनी है। जब बांडीपोरा आए 42,500 वोट दिया, जो यहाँ का सबसे ज्यादा टर्न आउट था। लेकिन जब बांडीपोरा वालों ने देखा कि ये इंजीनियर साहब के लिए वोट था, इंजीनियर साहब घर वापस आ गए, इंजीनियर साहब अब कुछ और करने लगे हैं। इज अगेंस्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस, अगेंस्ट कांग्रेस पार्टी, इज अगेंस्ट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, इज अगेंस्ट जमात इस्लामी, इज अगेंस्ट दैट मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, इज अगेंस्ट हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। फिर वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? हाँ, 5.5 साल जेल में रहे हैं वो, अल्लाह उन्हें और सब्र जमील अता करे। हम जेलों के जाने पर किसी के खुशियां नहीं मनाते हैं, हम उस कुंबे के साथ हैं, हम उनके घर के साथ हैं। और मुझे लगता है कि नॉर्थ कश्मीर में इट विल नॉट हैव इम्पैक्ट इन 2024 जैसे पार्लियामेंट इलेक्शन में हुआ था। असेंबली में
उनका अपना एरिया है, लेकिन उसके बाद लोग डिसाइड करेंगे कि वो किस तरफ जाएंगे। बट आई डोंट सी देयर इज एनी वेव इन नॉर्थ कश्मीर फॉर इंजीनियर रशीद। ओके, बांडीपुरा के जो लोग हैं, अगर वो अपना मैंडेट आपको देते हैं, अपना फेथ आप में इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो उनको देने के लिए आपके पास क्या क्या है? देखिए, जिला बांडीपुरा का अवाम जो है ये इंतहाई सादगी और परेशानी से गुजर चुका है। जिला बांडीपुरा में हमारे एक वक्त में डॉक्टर गुलाम कादिर वानी साहब जिस कारवां जिस काफिले को लेकर डेमोक्रेटिक सेटअप में आ चुके थे, इंतखाबात होते थे जमात इस्लामी के बैनर के तले, उसके बाद ये तंजीमें ममनू करार दी गई, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में इस आखिरी ज़िले में जो मिलिट्री डोमिनेटेड है, पॉलिटिकली बहुत कम इसका डोमिनेंस है यहाँ इस इलाके में। उसके बाद हादसाती तौर कुछ लोग सियासत में आए, और उसके बाद लोग बड़ी परेशानियों में थे, दूस दबाव और बड़ी मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे थे, और उनके पास ऑप्शन ही नहीं था। उसके बाद एक शख्सियत आई जिसको मुफ्ती साहब ने हाथ रखा, और वो कामयाब पाए, MLC बने, MLA बने, बाद में छोड़ के चले गए। अब मैं आपकी तरफ आया हूँ, और मेरा ताल्लुक उसी गांव से है, खयार बांडीपुरा से है। जब मैं आपके पास आया हूँ, मेरे पास देने को क्या है? मेरे पास मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की वही कोशिश जो बांडीपुरा में यहाँ इखवान, क्रैकडाउन, कर्फ्यू, टास्क फोर्स, सख्तियों का जो कल्चर था। कहते हैं कि आपको जमहूरियत में अपनी बात करने का हक है, आपको जमहूरियत में ना करने का हक है। एब्स्टेन भी कर सकते हैं, नोटा भी कर सकते हैं। जिस तरह से किसी बिल में MLA MPs जाकर जब हाउस के अंदर जाते हैं एब्स्टेन करते हैं, वो उस बिल में हिस्सा नहीं लेते हैं चर्चा में। मुझे बांडीपुरा में यहाँ की गुर्बत, यहाँ की परेशानियों को दूर करना है, और बांडीपुरा के लिए मेरा जो पहला ख्वाब होगा, और ख्वाब देखना गलत नहीं है, हो सका तो आप इन ख्वाबों को हकीकत में बदल सकते हैं। काश मेरा श्रीनगर का जिला बांडीपुरा के साथ 4-वे लेन के साथ जुड़े, और प्रोजेक्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है नेशनल हुकअप पे। काश मेरा बांडीपुरा रेलवे कनेक्टिविटी के साथ बांडीपुरा के HMT इलाके से जब मेट्रो स्टार्ट हो जाएगा, रिंग रोड से होते होते संभल सोनावारी से मेरे उस कॉन्स्टिट्यूंसी के एरिया से जो मुझे उस इलाके में मिले, वहां से होते होते गुरेज पहुंच जाएगा। काश जम्मू कश्मीर में मेरा ये इलाका जो है पुतशाही और नुसू का जो बाईपास है अंडर कंसिडरेशन है, ये बन जाए। काश मेरा जुर्मज का इलाका, आपको मैं किसी दिन लेके जाऊंगा, जुर्मज का मेरा इलाका इज रियली वंडरफुल, और आपको बिल्कुल फोटोस्टेट लगेगा कि आप डल लेक बैठे हैं, लेकिन नजरों से ओझल है, कोई इसको देख नहीं पाया है। मैंने वादा किया लोगों से, यवन का जो इलाका है इसको मैं गोद लूंगा। अगर मैं MLA बन गया, अगर मैं किसी जगह पहुंच गया, ये इलाका यहाँ से 30-40 किलोमीटर ही है, लेकिन आपको चलना बहुत दूर होगा, वहां पे बेसिक नेसेसिटीज नहीं है, और लोगों को बिल्कुल पता नहीं कि 10वीं के बाद भी आपकी जमातें और हैं जहां आप आगे चलकर एक्सेल कर सकते हैं। NHBC ने यहाँ प्रोजेक्ट बन के NHCC ने हवाले किया। वो जो इलाके ऊपर वाले इलाके हैं, खयार, बांडीपुरा, फजलपुरा, मातरीगाम, ब्रारपुरा, पेटकूट, ये पीर बाबा साहब की जियारत गाह तक जब ये इलाके हैं, इनको कम्युनिटी में आपको इनको शिक्षा सेंटर बनाने चाहिए थे, आपको पावर सप्लाई देनी चाहिए थी, आपको मुलाजमत देनी चाहिए थी, आपको लैंड कंपनसेशन जो लैंड डोनर्स का वो देना चाहिए था, वो नहीं मिला है। इसके अलावा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बांडीपुरा जो है, यहाँ पे हॉर्टिकल्चर कम है, एग्रीकल्चर कम है, यहाँ पे बहुत ज्यादा जो पानी का जो जरिया बहुत ज्यादा है, वाटर बॉडीज बहुत ज्यादा है, उसके बाद हमारे घने जंगलात है, डेनिस फॉरेस्ट है, अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो बहुत ज्यादा बढ़ गया। मेरा मछुआरा फिशरमैन जो है, डल डेवलपर्स के लिए हमने रिहेबिलिटेशन की गवर्नमेंटों ने, लेकिन श्रीनगर में यहाँ के MLA क्या कर रहे थे, यहाँ के मिनिस्टर क्या कर रहे थे, यहाँ के मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल कहाँ क्या कर रहे थे। मैं उनके लिए रिहेबिलिटेशन स्कीम में उन्हें एक बारी जो है माहीगीरों के लिए कुछ करना चाहता हूं, अनएम्प्लॉयमेंट को अवॉइड करने के लिए। और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारा सिंगाड़ा और नदरू जो है, इसको बैनुल अक़वामी मार्केट में लाने की जरूरत है कि आपका सिंगाड़ा जो आपको 20 से 25 रुपया किलो मिलता है कच्चा, जब आपको उबालते हैं उसके बाद जब वापस मार्केट में लाते हैं तो शायद 25-30 रुपए में आपको 250 ग्राम मिलेंगे, लेकिन ये 200-250 रुपए तक पहुंच सकता है अगर ये यहाँ, क्योंकि ये एंटी डायबिटिक काम करता है। और ये जो शुगर की बीमार है इस वक्त मुल्क में बड़ी परेशानी से लोग गुजर रहे हैं, ये सिंगाड़ा और ये नदरू जो है ये उसके लिए बड़ा कारआमद साबित हो सकता है। सो हमारे पास बहुत कुछ देने को है, लेकिन बांडीपुरा एक छोटा डिस्ट्रिक्ट है, एक इल्मी, अदबी और तमद्दुनी तहजीबी गहवारा रह चुका है। नाज़की साहब की फैमिली से लेकर कितनी फैमिली यहाँ पे मौजूद है। मेरी आपसे अपील होगी, खुदा के लिए आज आपने फैसला करना है कि आपने उन्हीं लीडरान को चुनना है, मुंतखब करना है जिन लीडरान ने जम्मू कश्मीर में 20, 25, 30, 40 सालों में इस सूरत हाल को मेरे हवाले किया कि रोड वही है,
सड़कें वही, अस्पताल वही है और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाया। अगर आपने मुझे मौका दिया, एक बदलाव लाओ, आपने उनको दिया, हो सकता है मेरे 5 साल, अगर स्टेट वापस आई 6 साल, अगर ये 5-6 साल मेरे अच्छे निकलते हैं तो आपको वापस मुझे चुने, अगर नहीं निकलता है तो आप एक मौका दीजिएगा। मैं आपकी उम्मीदों पर खड़ा उतरने की कोशिश करूंगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं किया जा सकता है। जो लीडर आपके पास हैं उनका माइंडसेट जो है वो किसी और चीज की तरफ है, वो पार्टी बदलने में लगा है। एक शख्स रात को एक पार्टी में होता है, दूसरी पार्टी में होता है। तीसरा यास्मीन जी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बांडीपोरा का ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, यहाँ वोटरान को बहुत मुश्किल सूरत हाल में लाया जाता है, चेक एंड बैलेंस किया जाता है, पार्टी की चॉइस को नजरअंदाज करके उनके खिलाफ एक हिकमत अमली का कार्ड खेला जाता है। डर, दोष, दबाव, वो हिकमत अमली तरतीब दी जाती है जहां वोटरान को, कॉर्डर को डरा डरा कर वोट मांगा जाता है, नहीं तो अगले दिन आपके साथ कुछ और हो सकता है। मेरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से अपील होगी, मेरी डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल हैज बीन वेरी काइंड एनफ टू दिस प्लेस, नॉर्थ कश्मीर से, जो सुप्रीम पुलिस नए आए हैं वो भी बड़े जबरदस्त सीनियर पुलिस अफसर हैं, कि लोगों का फ्रेंचाइज ढूंढने में, चुनने में उन्हें मौका दिया जाना चाहिए। whether they should go with राहुल गांधी और मोदी, इट्स द चॉइस ऑफ द पब्लिक who has to decide किसके साथ जाना है। यही फार्मूला कश्मीर के इस आखिरी जिले में हो तो आपकी उम्मीदें जो है वो पूरी हो जाएंगी, और बांडीपोरा को जो आइडेंटिटी क्राइसिस है, एचएमटी के आगे जवाब आपको आइडेंटिटी क्राइसिस है, उसको दूर करने के लिए एक मौका चाहे 5-6 साल में आपको नहीं लगेगा, फिर दोबारा से आप लोगों को वापस ला सकते हैं। सही बात है। आई अंडरस्टैंड अभी कैंपेन के कुछ ही दिन बचे हैं और आप बिजी भी हैं, बट स्टिल आपने टाइम निकाला इंटरव्यू के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यास्मीन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी पूरी टीम का, और जिला बांडीपोरा आकर आप जिस अंदाज से खुद सूरत हाल को देख रहे हैं कि बांडीपोरा ने आपकी बात डिसाइड किया है, दे विल गो फॉर ए बिग चेंज। और चेंज क्या होगी, जो जम्मू कश्मीर के इस बांडीपोरा के इलाके का हाथ पकड़ पकड़ कर उसको सिकिम्स हॉस्पिटल के वार्ड तक अगर वहां काम पड़ेगा, नरेगा ही काम नहीं है। मेरे बांडीपोरा का खिलाड़ी आपको अब रणजी ट्रॉफी में दिखेगा और जरूर खेलेगा। फुटबॉल का खिलाड़ी जो मेरा शौकीन है वो संतोष ट्रॉफी में होगा। जो मेरा वुलर किनारे लोग कहते हैं वो बिल्किस मैडम के साथ आपको डल लेक में एक्वाटिक स्पोर्ट्स में नेशनल मेडल वापस लाते हुए दिखेगा। मेरा बांडीपोरा का नौजवान इतना तंदुरुस्त है, उसे बैलेट फोर्स में, वुमेन्स पुलिस में, जेंट्स पुलिस में भर्ती किया जा सकता है। मुझे याद है कि बांडीपोरा ज्यादातर शौकीन लोग टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं, जुडिशरी में जाना चाहते हैं, बट हमारा स्कोप होम के साथ साथ जो स्पोर्ट्स का है वो बड़ा डेवलप्ड है। मैं यकीन दिलाता हूं आपको कि इसी वाटर बॉडीज के आसपास में मैं आपको गोल्ड मेडल्स निकाल के दूंगा। होपफुली। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।